मेरा नाम विनीता प्रिया है। मैंने पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज से मैथमेटिक्स की पढ़ाई की है और ऑडिटर के पीटी का रिजल्ट आया है जिसमें कि स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में है जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताने के लिए और उसके सिलेबस को समझाने और उसके कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए मैं आज यहाँ पे हूँ। तो वर्तमान संदर्भ में स्टैटिस्टिक्स को संख्या यानी कि डेटा और जिसको कि मैथमेटिकल टर्म में समांक भी कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड डेटा यानी कि समांक। तो स्टैटिस्टिक्स में है 2 सेक्शन जो कि ऑडिटर में आएगा। 2 सेक्शन में 8 पार्ट है। फर्स्ट सेक्शन में 3 पार्ट है और सेकंड सेक्शन में 5 पार्ट है और हर पार्ट में 2-2 क्वेश्चंस है। तो 8 दूना 16 क्वेश्चंस हो गया। 16 में हमें करना कितना है? 6 क्वेश्चंस। ठीक है, 6 करना है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें 6 करना होता है और जीएस का GS1 GS2 में है उसमें 8-8 क्वेश्चंस रहता है। तो 16 में 6 क्वेश्चन करना कोई बहुत टफ नहीं है यदि हम लोग 40 to 50% सिलेबस को भी लेकर चलते हैं। क्योंकि 8 पार्ट है तो हमें 8 किताबें पढ़नी होंगी उसके लिए, और 8 किताब कोई आसान नहीं, बहुत मोटी मोटी किताबें और अच्छा खासा उसमें नॉलेज चाहिए। डेप्थ कम से कम 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी तब वो 8 पार्ट सही ढंग से कंप्लीट होगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 6 क्वेश्चन हमारा हो जाए और अच्छे से हो जाए, उसके लिए 40 to 50% सिलेबस यदि हम कर लेते हैं तो ये हमारा काम कर देगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि कम से कम हमें 300 में 250 मार्क्स तक आ जाएंगे। यदि एक क्वेश्चन किसी तरीके से कुछ नहीं बनता है, न्यूमेरिकल है, कुछ गलत हो जाता है या कैसे भी। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी है, हाँ, जिसको हिंदी में, आपका हिंदी है ना, तो हिंदी में कहते हैं इसको प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना, किसी भी चीज़ की संभावना। प्रोबेबिलिटी इज एन एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है। किसी भी चीज़ की क्या संभावना यदि हम उसे उछालते हैं या कोई चीज़ किसी चीज़ में से निकालते हैं, या जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट है या चांस है या रैंडम है, क्या चांस है किसी चीज़ के होने का, आपके सिलेक्शन का क्या चांस है? हाँ, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो चांस क्या हुआ सिलेक्शन का? फिलहाल अभी 50%। ठीक है, तो इसमें एक होता है नंबर ऑफ इवेंट्स और दूसरा होता है नंबर ऑफ सैम्पल्स। तो नंबर ऑफ इवेंट्स होता है कि कितनी बार आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, कितना चांस आपको मिला या कितनी बार किसी चीज़ को उछाला गया, और नंबर ऑफ सैम्पल्स जो होता है कि टोटल जो नंबर उसमें अवेलेबल है, मतलब 7 बार है, 8 बार है या 10 बार है, तो वो हमारा नंबर ऑफ सैम्पल्स होता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है, चांस, रैंडम और प्रोबेबिलिटी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। इन तीनों को कंबाइंड रूप से क्या कह सकते हैं? एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि कोई हम क्वाइन उछालते हैं, तो क्वाइन उछालते हैं तो उसमें हेड और टेल 2 चीज़ आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की क्या संभावना है? 1/2। और टेल आने की क्या संभावना है? 1/2। ठीक है, तो उसका जो हम नंबर ऑफ सैंपल्स फाइंड करेंगे वो क्या होगा? 1, ये हेड, H और T। दैट मीन्स यदि हम कोई क्वाइन उछाले तो हेड और टेल, यानी कि ये इसका नंबर ऑफ सैंपल, हेड और टेल, या हेड या टेल में से कोई एक आएगा। यदि हेड आने का संभावना है तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा? H, और टेल आने की संभावना है तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा? टेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसके आने का? नंबर ऑफ हेड या टेल, तो NE/NS एक फार्मूला होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हुआ? 1 और नंबर ऑफ सैंपल हुआ 2, तो 1/2। ठीक है, यदि 2 क्वाइन हम लेते हैं, ठीक है, 2 क्वाइन लेते हैं तो हेड और टेल आने की क्या क्या संभावनाएं हैं? नहीं, 1/4 ले सकते हैं, लेकिन पहले हम उसका
सैंपल फाइंड करेंगे। स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। तो एक बार उछाले दोनों कॉइन, एक में हेड आ सकता है और दूसरे में टेल आ सकता है, ठीक है। दूसरे में टेल आ सकता है और फिर हेड आ सकता है, फिर हेड और हेड आ सकता है और फिर टेल और टेल आ सकता है। यानी अब नंबर ऑफ सैंपल्स हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट कोई भी एक लेकर चल सकते हैं कि हेड और टेल आने की क्या संभावना है, ठीक है, टेल और टेल आने की क्या संभावना है, या जो भी है। तो नंबर ऑफ इवेंट तो 1 ही लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी इसका हो गया NE/NS, दैट मीन्स 1/4। कुछ भी आने की संभावना इसमें 1/4 है। और अगर हम डाइस को लेकर चलते हैं, तो डाइस में कोई भी एक नंबर आने की क्या संभावना है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स उसमें क्या होंगे, कोई भी एक नंबर आ जाए। हाँ, एक डाइस लेंगे तो क्या नंबर ऑफ सैंपल्स बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 संभावनाएं इसमें हो रही हैं। और ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ इवेंट तो कोई भी एक ही होगा, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी आए। तो प्रोबेबिलिटी इसकी भी NE/NS। ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी हम लोग चल रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। फिर 2 डाइस लेकर चलेंगे। 2 डाइस तो क्या होगा, पहले तो एक आया, दूसरे में भी एक आ सकता है, फिर एक के साथ 2 आ सकता है, फिर एक के साथ 3 आ सकता है, फिर एक के साथ 4, एक के साथ 5 और एक के साथ 6, ठीक है। ये 6 बार में हुआ, 36 होगा। फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, तो अपॉन सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा, 36। और इवेंट तो कोई एक लेना होगा कि कोई भी एक आने का, 1 1 आने का क्या इवेंट है, तो 1/36। या अगर पूछेगा कि 1 3 1 2 या 2 3 आने का क्या इवेंट है, तो ये 3 हो गया नंबर ऑफ हमारा इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3/36 हो जाएगा। फिर 3/36 मतलब 12 या 36, 1/12 आंसर। तो ये हमारा नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ सैंपल्स हुआ। यानी इवेंट समझ गए क्या होता है, सैंपल समझ गए क्या होता है, ठीक है। और उसमें फाई क्या होता है, फाई एक नल होता है। फाई यानी कि कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। यदि कुछ नहीं है तो हम उसको बोलेंगे फाई को नल। यदि 0 भी दे दिया जाता है तो 0 को कंसीडर किया जाता है कि कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन 0 कुछ नहीं है, 0 इज ऑल्सो एन इवेंट, 0 भी एक इवेंट है। तो हम इसको नल नहीं कहेंगे, इट्स नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। फाई इज इक्वल टू नल बिकॉज देयर इज नो इवेंट, ठीक है। इसमें कोई इवेंट नहीं है, इसलिए फाई नल कहेंगे। यदि उसमें एक भी एलिमेंट 0 आ जाता है यानी कि 0 इज एन इवेंट। और एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट जो होता है वो खुद का समुच्चय होता है, सबसेट होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें हम 1 2 ही लिए या 1 3 लिए, कुछ भी लिए, तो ये क्या है, सबसेट ऑफ दिस टोटल सेट। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सेट है, ठीक है। तो सेट का कोई भी पार्ट लेंगे तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। और सेट को यदि टोटल भी कंसीडर किया जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5 एक सेट है, तो ये टोटल भी जो होगा वो सबसेट ऑफ इटसेल्फ होगा, कि वो अपने आप का भी समुच्चय होता है। कोई भी सेट अपने आप का समुच्चय होता है, और कोई भी सेट का कोई पार्ट यदि हम लेते हैं तो वो उसका उस सेट का समुच्चय कहलाता है, यानी सबसेट कहलाता है, ठीक है। तो सेट और सबसेट में पता चला कि सेट और सबसेट क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यानी कि सैंपल स्पेस
ये कि टोटल जब हम ले रहे हैं तो वो क्या होता है, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस जो है वो अपने आप का सबसेट कहलाता है। सैंपल स्पेस इज ऑल्सो एंड सबसेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप का सबसेट हुआ सैंपल स्पेस। इवेंट समझ गए, सैंपल स्पेस समझ गए, सेट समझ गए और सबसेट समझ गए, ठीक है। और फाई समझ गए। फाई इज नल वेयर नो इवेंट इज पॉसिबल। इफ जीरो इज एलिमेंट देन जीरो डजंट कंसीडर अ नल सेट, ठीक है। यानी कि फाई जीरो इज एन इवेंट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और जो प्रोबेबिलिटी होता है उसकी जो प्रायिकता मतलब जो कंसीडर किया जाता है वो 0 से 1 के बीच में आता है। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, वो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर के फॉर्म में रहेगा। अंश जो कि जैसे कोई भी डिवीजन हम करते हैं 2/3, तो 2 इज न्यूमरेटर अंश और 3 इज डिनोमिनेटर यानी कि हर, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, और ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। यदि 0 हुआ यानी कि कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, और 1 हुआ यानी कि 100%, यानी कि एक ही चीज़ है और वो एक ही चीज़ आएगा कंसिडर। यानी कि 4 लाल बॉल रखा हुआ है और उसमें से हमें 2 लाल बॉल निकालना है, तो उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, वो 100% कन्फर्म है कि उसमें से 2 लाल बॉल ही निकल कर आएगा। तो वो 0 से 1 के बीच में होता है, ना कि 0 से छोटा भी नहीं और 1 से बड़ा भी नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट यही है। अब नेक्स्ट डे जो है वो हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ सम्स, जैसे कि कोई भी डाइस को उछालते हैं तो उसका सम आने का इवेंट क्या है, ऑड आने का इवेंट क्या है, या दोनों को मिलाकर जो उसका जैसे 2 डाइस को उछाले तो उसमें 1 और 6 आने का इवेंट क्या है, 2 और 3 आने का इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उस चीज़ को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि बॉल रखा हुआ है 4 नीला बॉल, 5 लाल बॉल और 6 काला बॉल, तो उसमें 2 नीला और 4 काले का क्या संभावना है, या ताश के पत्ते हैं तो ताश के पत्तों की क्या संभावना है। तो पहला क्वेश्चन जो 66वीं में आया है वो यही है कि 2 डाइस को जब हम उछालते हैं तो उसमें उसके सम इवेंट्स मतलब सम आने की क्या संभावना है। ये सम मतलब क्या कहते हैं, ऑड इवेंट्स और सम इवेंट्स, इवन और ऑड का है। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो इवन और ऑड की क्या संभावनाएं हैं, तो उसके लिए पहले हम अपना सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस बनाने के बाद जो ऑड और इवन का जो सम है उसको अलग अलग करेंगे कि ऑड इतना इतना जो है, जैसे 1 और 1 क्या हुआ 2 इवन हो गया, 1 और 2 क्या हुआ 3, तो ये ऑड हो गया। तो इसको अलग अलग हम निकालेंगे कि ऑड कितना इसमें आ रहा है और इवन कितना आ रहा है, और फिर टोटल नंबर ऑफ सैंपल से उसको डिवाइड करेंगे। वो जो निकालेंगे क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स, और नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल। तो मान लीजिए इसमें 3 नंबर ऑफ इवेंट आता है जो भी हमें फाइंड करना है, और नंबर ऑफ सैंपल दिया है 36, तो 3/36 हो जाएगा। तो इस तरीके का कम से कम 10-12 क्वेश्चन है, और बुक्स में तो और भी 20-25 क्वेश्चन होगा। तो वो कर लेने पे लगभग एक क्वेश्चन हमारा कंफर्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो आया है, 2 डाइस आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 8। 2 पासों को उछाला गया, प्रथम पासे पर युग्म अंक मिले या कुल 8, इसकी प्रायिकता निकालिए। और दूसरा उसमें क्या, 2 निष्पक्ष पासों को स्वतंत्र तरीके से उछाला गया। 3 घटनाएं ए बी सी निम्न बताई गई हैं। ए में है प्रथम पासे पर अयुग्म अंक यानी कि ऑड नंबर, द्वितीय पासे पर अयुग्म अंक, द्वितीय पासे पर भी ऑड नंबर, और दोनों पासों पर मिले कुल अयुग्म अंक, दोनों पासों पर को मिलाकर भी ऑड नंबर ही आता है। तो ए बी और सी 3 इवेंट है, तीनों इवेंट के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो सब जब क्वेश्चन आंसर सारा बुक में होगा ना, आपका 20-25 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक किताब है मेरे पास, हम आपको दिखाते हैं, उसमें जब बनाया जाएगा तो ये एक क्वेश्चन एकदम कन्फर्म हो जाएगा एक चैप्टर से। अभी इसमें बहुत सारा मेथड है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है और भी बहुत सारे मेथड है, तो वो सब करने के बाद फिर हम लोग आगे हर एक मेथड पे चलेंगे कि कौन कौन सा मेथड है, किस किस से क्या क्या बनता है। तो 4-5 मेथड को डिस्कस करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। तो सैंपल, इवेंट, सेट, सबसेट और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी रैंडम हुआ, चांस हुआ या प्रोबेबिलिटी हुआ, वो क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है
कि उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है किसी भी चीज़ के आने की। हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जैसे कि मार्कोव चेन है, टाइम सीरीज है, और भी बहुत सारा ऐसा थ्योरी है, काई थ्योरी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, पहले थ्योरम। तो थ्योरम को डिस्क्राइब करने के बाद जैसे एक्सप्लेन द काई थ्योरम, काई थ्योरम को एक्सप्लेन जब किया जाएगा तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उस न्यूमेरिकल को फिर सॉल्व करने का। और वो जो दिया है सब 3-3 पार्ट में क्वेश्चंस दिया हुआ है, एक ही से रिलेटेड है। जैसे कि अब टाइम सीरीज पूछ रहा है तो टाइम सीरीज का पहले डिफिनेशन पूछा, उसका कुछ एग्जाम्पल्स पूछा, और फिर नेक्स्ट पार्ट में उसका कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो जब हम लोग टाइम सीरीज पढ़ेंगे या काई थ्योरम पढ़ेंगे या और भी बहुत सा मार्कोव चेन है, तो कुछ थ्योरम्स अभी मुझे याद है, तो उनको पढ़ के फिर उनका डिटेल जान के कि उस पर न्यूमेरिकल बनता कैसे है, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म में कोई भी न्यूमेरिकल बिना किसी थ्योरम का नहीं बनता है। ठीक है, तो जैसे 10th या 11th या ग्रेजुएशन जिसमें भी हम लोग पढ़े, उस थ्योरम पे किसी भी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब तक थ्योरम नहीं पढ़ेंगे तब तक वो सॉल्व नहीं होगा। उसका क्या प्रोसेस है, नहीं तो जब भी जो थ्योरम पढ़ाया जाएगा उसका सिंबल बता ही दिया जाएगा कि क्या है। जैसे इसको फाई बोलते हैं, हाँ, ये फाई है, इसको फाई को नल बोलते हैं। हाँ, ठीक है, इसमें कोई इवेंट नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 भी होगा तो वो एक इवेंट है। तो जो भी टर्म आएगा, एप्सिलॉन आता है, सिग्मा आता है, गामा, डेल्टा, ये सब बहुत सारा है। तो एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है तो वो सब बता दिया जाएगा। जो अभी बताया जा रहा है ना, 5 पार्ट है, खंड 2 में है 5 पार्ट। 5 पार्ट से पाँचों पार्ट से आपका आंसर नहीं करना है, आप किसी भी सबको मिला के 3 क्वेश्चन करना है। तो और हर किताब से हर पार्ट से कितना आ रहा है, 2-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो 2-2 क्वेश्चन का मतलब है कि एक पार्ट अगर हम कंप्लीट करते हैं तो 2 क्वेश्चन, और दूसरा पार्ट कंप्लीट करते हैं तो उससे 1 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। और सेक्शन 1 जो उसमें 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट में भी यदि हम 2 किताब कंप्लीट करते हैं तो उससे भी 3 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3-3 6 क्वेश्चन होगा, 4 किताब को कंप्लीट करके हम लोग 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग तैयारी शुरू कीजिए, अब आज से शुरू हुआ है। आंकड़ाओं का संग्रह तो हो गया डेटा, हाँ, यानी कि समंक, जिसको हिंदी में आपको एग्जाम देना है ना। हाँ, नहीं मतलब इसलिए बोल देना जरूरी है ना कि डेटा ही दिमाग में रहेगा, उस समय लिखना पड़ेगा समंक। तो स्टैटिस्टिक्स जो पार्ट है वो साइंस और आर्ट्स दोनों का पार्ट है। कभी कभी क्या होता है ग्रेजुएशंस में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जब हम लोग ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो आर्ट्स के तौर पे भी मैथ्स को या स्टैटिस्टिक्स को लिया जाता है। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स बोथ आर नॉट ओनली द पार्ट ऑफ साइंस, बोथ आर पार्ट ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बोथ। ठीक है, तो साइंस और आर्ट्स दोनों का पार्ट है। और इसमें क्या होता है कि डेटाओं का संकलन किया जाता है, यानी कि आंकड़ों का संकलन किया जाता है, उसको एकत्र करके एक अरेंज वे में एकत्र किया जाता है, जैसे कि टैबुलेशन फॉर्म में, फिर ग्राफिकल फॉर्म में, पाई चार्ट्स के फॉर्म में और डायग्राम के फॉर्म में। और इन पार्ट में एकत्र करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद, जो भी सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक या राजनीतिक परिदृश्य से बहुत सारे डेटा को एकत्र करके उसको एक अरेंज्ड वे में फॉर्म करके और उससे किसी सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है। हाँ, तो ये जब वैश्विक स्तर पे फैला तो स्टैटिस्टिक्स जो था पहले बहुत लिमिटेड सोर्स में था कि वो एक स्टेट की परिकल्पना करता था कि स्टेट के अंदर जो भी आंकड़े होंगे, कुछ होंगे तो उनका संकलन करके हम लोग उनका सॉल्यूशन निकाल देंगे। बट नाउअडेज स्टैटिस्टिकल इज़ अ पार्ट ऑफ, मतलब वर्ल्ड लेवल पे। तो वर्ल्ड लेवल पे जो भी डेटा है सब है, इतना सारा जो मैगजीन है, टाइम मैगजीन है, ये है वो है, सब निकाल रहा है सबका डेटा कि ये इतने नंबर पे, वो उतने नंबर पे, इंडिसेस जो निकल रहे हैं वो सब किस चीज़ का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा के मदद से ही उनका मतलब सही ढंग से उनको अरेंज वे में एकत्र करके सॉल्यूशन को फाइंड करने का विधि ही स्टैटिस्टिक्स है। और इसमें जितना भी पोर्शन दिया है, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स हो या इकोनॉमिकल क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स हो, सब में वही चीज़ है। बस वो इकोनॉमिक टर्म्स में, वो इंजीनियरिंग टर्म्स में है, कुछ पॉलिटिकल टर्म्स में है और कुछ पॉपुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं 15 से 20 दिन के अंदर में, उसके बाद फिर बाकी पे करेंगे। लगभग 4 किताब हम लोग कंप्लीट करने का टारगेट रखेंगे कि 4 किताब में 6 क्वेश्चन हो जाए, और 4 में जो आसान होगा उसी को किया जाएगा, कि जो कि आसानी से समझ में आए और कंप्लीट हो। ठीक है।